हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो बच्चों अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, जिसका आज अपन लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और अपन ने यहाँ पर एल्केन को डिस्कस कर लिया है, उसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस कर लिया है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, और साथ ही में अपन ने एल्कीन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन भी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं। तो आज जो अपन को डिस्कस करना है बच्चों, वो टॉपिक है आपके जब अपन क्या करेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एल्कीन की। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, जिसमें आपकी एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ये दोनों तो आपको याद भी होगा। पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन तो अपन ने वहां पर एल्कीन के केस में भी किया है, ऑक्सीडेशन भी किया है, पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि कल अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था जब अपन एल्कीन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन देख रहे थे। ठीक है, तो एल्कीन के बारे में अपने डिस्कस करा था कि इसको ओलिफेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो एल्कीन होती है उसके अपने मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर लिए थे। ठीक है, जिसमें से अपन ने जिसमें डिस्कस करा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस करा था, डीहेलोजिनेशन डिस्कस करा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डिस्कस करा था। तो ये सारे प्रोसेसेस अपन ने डिस्कस कर लिए थे, प्लस कॉल्वे भी था। तो ये सारे प्रोसेसेस अपन डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो अपन को स्टार्ट करना है वो करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन से। तो अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन को डिस्कस करें तो ऑल आर कलरलेस एंड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक ऑडर एंड इथीन हैव प्लीजेंट स्मेल। मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो अपन एल्केन की बात करी थी तो एल्केन के लिए लिखा था कि वो ऑडरलेस और कलरलेस होती है। मगर यहाँ देखो ये कलरलेस तो है, पर इसका क्या होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑडर नहीं होता। इथीन हैव अ प्लीजेंट स्मेल, मतलब ऐसे तो ये कलरलेस है और ऑडरलेस भी है एंड ऑडरलेस। मगर यहाँ पर क्या है, एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट होता है इथीन। तो इथीन का यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या होता है, प्लेजेंट स्मेल होता है। तो बस वो लिखा गया है, वरना तो सारे के सारे ही कलरलेस और ऑडरलेस हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सो अ रेगुलर इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो वहां पर भी सेम चीज थी। वहां पर क्या था, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मॉलिक्यूलर वेट के, और यहाँ पर भी सेम चीज है कि मॉलिक्यूलर वेट के ही यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है। द इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज अपन ने वहां पर भी पढ़ी थी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, और जीओसी में भी डिस्कस करा था कि ये क्या होता है, ब्रांचिंग के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये सब चीजें डिस्कस अपन कल भी कर चुके थे। अब अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन आर स्लाइटली हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इजीली पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो एल्कीन के, अगर अपन एल्कीन की बात कर रहे हैं और साथ ही में अपन एल्केन की बात कर रहे हैं, और अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन का, और यहां पर डिस्कस हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही बात हो रही है। और लिखा गया है जो एल्कीन्स है उसका जो होता है वो स्लाइटली हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। जबकि अपन ने एल्केन के केस में क्या पढ़ा था कि उसमें वॉन डर वाल फोर्सेस थे, और वॉन डर वाल सबको पता है वीक फोर्सेस होते हैं। तो एल्कीन के केस में क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इजीली पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस से इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। इनसॉल्युबल इन वाटर क्या होते हैं बच्चों, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड दे डिसॉल्व फ्रीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, CH4, CH, Cl3। तो ये बात तो एल्केन और एल्कीन दोनों में ही क्या है, कॉमन है कि दोनों ही क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ये दोनों कैसे सॉल्वेंट्स प्रिफर कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो कि अपना यहाँ पर डिस्कशन जो मेनली अपन करने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ही बारे में करने वाले हैं। एल्कीन्स जो होती है बच्चों वो ज्यादा रिएक्टिव होती है एल्केन से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें एक पाई बॉन्ड है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स्ट्रा, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी तो होगी सही। वही रीजन लिख रखा है क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड के आर लोकेटेड मच फार फ्रॉम द कार्बन न्यूक्लियर एंड आर दस लेस फॉर्मली बाउंड टू द रिंग। मतलब जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं। अगर अपन एल्केन की
बात करें एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या होगा यहाँ पर ये न्यूक्लियाई के बहुत पास में होंगे। और अगर बात करें डबल बॉन्ड की तो वहां पर वीक जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, ये बात तो जीओसी में भी पढ़ी थी, तो वही चीज लिख रखी है। अगर ये वीक बॉन्ड है जल्दी टूट जाएंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होगी, और इसीलिए एल्कीन को ज्यादा रिएक्टिव बोला गया है, ठीक है। और यही चीज लिख भी रखी है यहाँ पर, एल्कीन में भी रिएक्टिविटी दिखी गई है, और रिएक्टिविटी के लिए क्या बोला गया है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड एंड मोर इजीली ब्रोकन, वही चीज मैंने बताई है। और फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर देखो ट्रांस और सिस की बात हो रही है, सिस को ज्यादा रिएक्टिव बता रखा है, देखो ट्रांस और सिस में से सिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शंस की। जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो 5 रिएक्शंस बच्चों क्या है आपके, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर केमिस्ट्री बच्चों पूरे एक अपनी केमिस्ट्री होती है, इवन आपका 12th में चैप्टर भी है, हालांकि अभी नीट के सिलेबस से हट चुका है, मगर पॉलीमर केमिस्ट्री भी अपन यहाँ पर पढ़ते थे, और उसमें पूरे पॉलीमर्स जो बनते हैं आपके, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो आप बहुत सारी नाइलॉन वगैरह यूज करते हो, बेकेलाइट होता है, ये सब पॉलीमर से ही बनता है, तो उन सब की आपको वहां पर सिंथेसिस वगैरह भी पढ़ते थे, मगर अभी तो पॉलीमर हट चुका है। तो बच्चों अपन फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले जो अपन ने एल्केन के केस में किया था, H2 का एडिशन करवाते हैं, और H2 में क्या करते हैं बच्चों, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम का अपन क्या करते हैं, सरफेस लेते हैं, उस सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोजन होती है वो लूज बॉन्ड बनाता है, और उससे क्या होता है H और H का जो बॉन्ड होता है वो क्लीव हो जाता है, और ये जाकर एल्कीन पे अटैच हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस अपन एल्केन वाले केस में पढ़ चुके हैं, तो मैकेनिज्म तो मैं नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये प्रोसेस देख लो कि यहाँ पर क्या होता है, वही चीज है, एल्कीन लेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। वही सेम चीज वहां भी हो रही थी। ये भी अपन ने पढ़ा था कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और जो स्टेबिलिटी है एल्कीन की वो किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे, और साथ ही में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विद H2, एल्कीन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। अब द प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल क्या हाइड्रोजिनेशन करके, मतलब ऑयल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके जैसे एल्कीन के अंदर करते हैं अपन घी भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें भी यही मेथड यूज होता है, ठीक है। वैसे ये पढ़ चुके हैं अपन, जो फिर भी अपन ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर आपको एक एल्कीन दे दी, क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन कराना है मैम, क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ के HH को ऐड कर दो, और क्या मिल जाएगा आपको, एल्केन मिल जाएगा, सिंपल सा यही मिल रहा था, ठीक है। सेकंड केस एक और देख लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन में आपने रिंग लिया, और रिंग से यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है, आप क्या करोगे, सेम चीज क्लिव करोगे, H और H को लगा दोगे, और जो यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों आपको, मान लो मैंने यहाँ पर D लगा दिया, H को हटाओ, अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, D से क्लीव कर रही हूं मैं, D2 ले लिया, D2Ni ले लिया, यहाँ पर तो मैंने H2Ni लिया था, यहाँ पर मैंने D2Ni ले लिया, मतलब आपको अब जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसको ऐड करना है। अब देखना ये कैसे ऐड होगा, यहाँ का बॉन्ड क्लीव हुआ है, एक D यहाँ पर, एक D यहाँ पर। अब आप बोलोगे मैम वहां तो सिन एडिशन कर रहे थे, यहाँ एंटी एडिशन, बच्चों यहाँ पर ऐसी कुछ बात ही नहीं होती, क्योंकि कार्बन जो है वो कायरल है ही नहीं, तो यहाँ पर एंटी सिन उसकी कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, जो कि बच्चों है अपनी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का अच्छा अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अपन हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल रहे थे, और इसके रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, अब जब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, और विस्नल डाइहैलाइड फॉर्म कर रहे हैं। देखो एक कार्बन और दोनों से क्या कर रखे हैं, XX को अटैच कर रखा है। वहां पर अपन ने इसी विस्नल डाइहैलाइड से क्या करा था, X2 को हटाया था, और यहाँ पर इसी को ऐड कर रहे हैं। मतलब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे कि रिएक्शंस में जब अपन बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन की, तो विस्नल डाइहैलाइड बनेगा। पर इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपन बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन की, जब अपन हेलोजन का एडिशन करा रहे थे, और जब अपन ने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा था, तो तब क्या बोला था, डीहेलोजिनेशन, मतलब दोनों हेलोजन्स को हटा रहे थे विस्नल पोजीशन से, और अब अपन को क्या करना है, विस्नल डाइहैलाइड ही बनाना है। देख लो अब RCH2 डबल बॉन्ड, सॉरी RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें क्या करना है, X2 को ऐड करवाना है, यही कर रहे हैं। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हेलोजेंस को ऐड करवाना है, बिल्कुल यही करना है। यहां पर आप क्या करोगे बच्चों, CCl4 लेते हो,
ठीक है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो। अब इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बनेगा क्या वो तो आपने देख लिया कि यहाँ पर RCH है, एक X यहाँ लग जाएगा, एक X यहाँ लग जाएगा। यही पढ़ा है कि X लगेंगे और दोनों क्या होंगे, एंटी लगेंगे। कैसा एडिशन है बच्चों, ये एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्यों हुआ है वो मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। तो आइए मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो बताओ, यहाँ पर अगर अपन x की बात कर रहे हैं, x2 की बात कर रहे हैं, तो x और x ऐसे होगा, ठीक है, लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो आपका पाई बॉन्ड है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, इस हेलोजन को देगा और यहाँ से एक हेलोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अटैच होगा, तो अटैच कैसे होता है, ये देखो इधर से बॉन्ड क्लीव होता है और ये हेलोजन अटैच होता है, दोनों ही कार्बन से अटैच होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड की डेंसिटी गई है तो दोनों ही कार्बन से अटैच होगा और उससे बना लेगा ये RH CH2 और यहाँ पर एक क्या होता है, इस तरीके की 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। अब क्या होता है, अब ये बोलता है यार जो मुझे बाहर निकाल दिया था क्या मैं दोबारा अटैक कर दूं, तो ये क्या करता है, ये बाहर निकला वाला जो हेलोजन होता है ये अपने लोन पेयर के साथ इस कार्बन पे अटैक करता है। अब बात आती है मैम इसी कार्बन पे क्यों कर रहा है, जब बॉन्ड दोनों से बना हुआ है तो इस पे क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखो एक और सुपर स्तंभ यहाँ पर छुपा हुआ है, ये देखो यार ये क्या कर रहा है, यहाँ से +I इफेक्ट लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हुई होगी जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव आया होगा, इस पे नेगेटिव आया होगा। और ये पॉजिटिव इस पे क्यों आया है, क्योंकि ये +I से बैलेंस हो जाएगा। क्यों आया है पॉजिटिव, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस ग्रुप था और ये प्लस ग्रुप इस पॉजिटिव को बैलेंस कर देगा या फिर बोल दो कि स्टेबलाइज कर देगा, इस वजह से इस पे प्लस आया, इसमें नेगेटिव आया। तो जिसपे प्लस है उसी पे तो जिसके पास हेलोजन है वो अटैक करेगा, तो ये हेलोजन लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसी पर अटैक करेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास आके अटैक करता है। और जो बच्चों यहाँ पर फॉर्म होता है वो क्या होता है, RCH, इस पे X आ गया और CH2, इस पे ऑलरेडी एक X था, ये वाला जो बॉन्ड था ये टूटकर ये इसके पास ही ले जाता है, अपने जो लोन पेयर्स होते हैं उनको इसके पास ही ले जाता है। इस बॉन्ड से जो बॉन्ड टूटते हैं उसके लोन पेयर्स भी अपने पास रख लेता है। यहाँ पर X बन गया, यहाँ पर X बन गया और इस तरीके से बच्चों आपका एंटी एलिमिनेशन होता है। तो जब मैं बोल रही हूँ कि एलिमिनेशन नहीं, एंटी एडिशन हो रहा है, तो एंटी एडिशन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक हेलोनियम आयन बना था जिसकी वजह से जो हेलोजन है उसको बैक से अटैक करना पड़ा है। ये यहाँ पर तो इससे कनेक्टेड है, तो ये कहाँ कर रहा है, बैक से अटैक कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। तो ये बात तो समझ में आगे कि एंटी एडिशन क्यों हुआ था वो अपन को मैकेनिज्म से क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक चलो ये बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर अपन को प्रोसेस पूछे तो बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस हो जाएगी कि एंटी एडिशन क्यों हो रहा है, ये समझ में आ गया। तो बच्चों यहां तक मैकेनिज्म क्लियर है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है अपन को वो समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज एक और है, यहाँ पर जब अपन ने यहाँ पढ़ा था तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखो क्या लिख रखा है, द एडिशन ऑफ Br2। मतलब जब अपन यहाँ पर हेलोजन में अपन कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन का तो नहीं होगा, यहाँ पर फ्लोरीन का अपन ने बोला था एक्सोथर्मिक होता है बहुत ज्यादा, इसलिए अपन नहीं यूज करते हैं। पर जो ब्रोमीन का एडिशन है एल्कीन पे, प्रोवाइड ए यूजफुल टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन इन मॉलिक्यूल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार आपसे पूछ लेगा कि अगर अनसेचुरेशन के लिए कोई टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, बच्चों जो ब्रोमीन के अंदर ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 CH2, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन करवाने के लिए बोला है, CCl4 लिया है। ठीक है, अब आपको पता है जो ब्रोमीन होता है, पता होना चाहिए वैसे, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है ना उसका जो कलर होता है बच्चों ये रेडिश ब्राउन कलर होता है ना। और जैसे ही अपन इसके अंदर क्या डालते हैं, एल्कीन के अंदर डालते हैं इसको, तो ये क्या कर लेता है, इस रेडिश ब्राउन जो कलर होता है ये डीकलराइज हो जाता है। ये कलर क्या हो जाता है, कलरलेस बन जाता है, डीकलराइज हो जाता है। और डीकलराइज होने की वजह से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं, CH3 CHX CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन लिख रखा है तो ब्रोमीन ही लिखेंगे।
और दोनों जगह ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं और इसको टेस्ट बोल देते हैं क्योंकि कलर में चेंज आ रहा है। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल में चेक करना है कि वो एल्केन है या एल्कीन है, क्या चेक करना है कि उसमें एल्केन है या एल्कीन है, तो अपन वहां पर ब्रोमीन वाटर डाल सकते हैं और ये ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? एल्कीन के केस में तो डीकलराइज हो जाएगा और एल्केन के केस में नहीं होगा। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। तो इसी के लिए बच्चों यहाँ पर ये ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ पर अपन को अगर ब्रोमीन की बात कर रहे हैं तो उसको यूज कर लेंगे अनसैचुरेशन के लिए। बहुत बार पूछा भी जाएगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट या फिर अनसैचुरेशन टेस्ट बोल देंगे इसको, और आपको ये चीज लिखनी है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों इसके। अगर क्वेश्चंस को देखें तो मान लो मैंने यहाँ पर एक बेंजीन के रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर Br2CCl4 को ऐड करना है। क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है मैम, अपन क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड को क्लीव करेंगे, एक जगह एंटी पे पोजीशन पे एक्स और एक्स को ऐड कर देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां से, एक बार ब्रोमीन का वेज पे लिख दो डिफरेंट बताने के लिए और एक बार डैश पे लिख दो, यही बनेगा। बना दिया अपन ने। और इसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर क्या बन गया, ये विस्नल डाइहैलाइड। ठीक है, अब मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन में 5 मेंबर्ड की रिंग ले लेते हैं और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया आपने। अब क्या करना है, वही करना है, क्लीव करना है, Br2CCl4 लेना है और बस ये याद रखना है कि जो आप Br की जगह मान लो यहाँ पर Cl ले लिया आपने, अगर क्लोरीन ले लिया, क्या करना है, क्लीव कराकर एक बार क्लोरीन एंटी पोजीशंस पे अटैच करना है, एक बार अंदर एक बार बाहर। इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करूं, अगर मैं बोल रही हूं कि एमी मेरा किस पे है बच्चों, एमी अगर मैं वेज पे ले रही हूं तो जो क्लोरीन है वो डैश पे आया होगा और जो क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर है उसी का एंटी जाएगा सेकंड पोजीशन पे, मतलब क्लोरीन यहाँ पर किस पे आ जाएगा, डैश पे। ये चीज याद रखना कि जब भी आप हेलोजेंस को अटैच करो तो उनकी पोजीशन हमेशा एंटी होनी चाहिए। ठीक है, बस ये चीज याद रखने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन करा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। अच्छा से पढ़ते जा रहे हो, नोट्स देखते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा बच्चों। टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हर रोज का रूटीन बना लो कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपको अपने टेस्ट के स्कोर्स बनाने हैं, रोज टेस्ट दोगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, आपका क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी और ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन में कैसे लगते हैं वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना। टेस्ट तो आपके हर संडे हो ही रहे, तो वो तो आपको देनी ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ब्रोमीन की बात कर ली थी अपन ने, क्लोरीन वाला केस भी पढ़ लिया था। ये कौन सा केस है आपका, आयोडीन का एडिशन हो रहा है जब, और आयोडीन की एडिशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज जो अपन ने वहां पर भी डिस्कस करी थी कि आयोडीन का जब एडिशन कराते हो तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबिलिटी का साइन भी दिख रहा है ना, और रिवर्सिबल क्यों होती है देख लो, I2 reacts with alkene to form vicinal diiodides which are unstable and I2 gets eliminated to give original alkene। तो यहाँ पर क्या होता है, आप I2 के साथ करवाते तो हो, पर ये जो होते हैं बॉन्ड्स बनाता जो है ये वीक होते हैं और ये क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और दोबारा सेम एल्कीन मिल जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन को ज्यादा अपन प्रेफर नहीं करते। तो ब्रोमीन या क्लोरीन दो ही केस मिलेंगे आपको जनरली, आयोडीन का और फ्लोरीन का अपन क्यों यूज नहीं करते वो अपन प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। तो बच्चों अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अगर आपको पता हो तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डीहेलोजिनेशन, जिसका अपन ने अभी यहाँ पर हेलोजन का एडिशन करा दिया। एक और पढ़ा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जब H को और X को निकाल रहे थे, तो वही उसी का ऑपोजिट है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। मतलब आप किसका एडिशन कराओगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज व्हाट बच्चों, HX का एडिशन होगा यहाँ पर, H और X यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन भी जो आपको दिख रही है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर HX लिया है,
R यहाँ पर एल्कीन लिया है CH और इसके अंदर क्या करा है अपन ने, एक तरफ H लगाएंगे एक तरफ X लगाएंगे, ठीक है, वही करा है, एक तरफ X लगाया एक तरफ यहाँ पर H लगाया है, ठीक है, यही एडिशन हुआ है। यहाँ पर भी देखो HX लिखा था, HX से एक तरफ X लगाया एक तरफ H लिखा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज होती है बच्चों, जब अपन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहे हैं तो इसको अगर मैं समझाऊं आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मान लो वही ले लिया आपने, RCH डबल बॉन्ड CH2 लेना है, यहाँ पर क्या करना है, HX लेंगे और HX में से एक बार H ऐड करेंगे एक बार X ऐड करेंगे, उस केस में X और X दोनों ऐड किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो आपने RCH CH2 और यहाँ पर X लिख दिया, ठीक है, ऐसे अटैच कर दिया। अब इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। देखना दोनों में डिफरेंस भी समझना और ये भी समझाऊंगी मैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जो HX है वो यहाँ पर क्लीव होके बनाएगा H प्लस और X माइनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वहां पर जो दोनों चीजें हो रही थी वहां पर साइमल्टेनियसली हो रहा था। मतलब अगर आप उस रिएक्शन को देखें अपन यहाँ पर जब अपन पढ़ रहे थे तो देखो यहाँ पर साइमल्टेनियसली हो रहा है कि यहाँ से जो ये है इसमें प्लस और माइनस आ रहा है और उसी टाइम पे ये भी अटैच हो रहा है। दोनों चीज क्या हुई, साइमल्टेनियसली हुई कि ये भी अटैच हो गए और यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज आ गए। इसमें क्या होगा, इसमें पहले बनेगा कार्बोकेटायन, सबसे पहले क्या बनेगा, फर्स्ट कार्बोकेटायन विल फॉर्म और फिर X का एडिशन होगा। पहले कार्बोकेटायन बनेगा और फिर उसमें X लगेगा, वहां पर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकेटायन पहले बनेगा तो आपको पता है ये वाला जो R होता है ये क्या करता है, प्लस I लगाता है, जिसकी वजह से जो शिफ्ट होता है वो यहाँ होता है, यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा और इसका मतलब है कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यही करते हैं, कार्बोकेटायन बना लेते हैं। कार्बोकेटायन जो यहाँ से बनेगा बच्चों, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसे बनता है, यहाँ से अपन H प्लस देते हैं, ये जो H प्लस होता है ना ये यहीं पर चल जाता है। ये H प्लस क्या करेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, एक जगह पे ऐड हो जाएगा और कार्बोकेटायन बनाएगा। मगर क्वेश्चन आता है जगह कौन सी जगह पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, कौन सी जगह पे ऐड होगा, तो सिंपल सी बात हो बच्चों, जहां पर माइनस होगा और ये जो है R ये प्लस I लगा रहा होगा, जिसकी वजह से ये प्लस चार्ज यहाँ से स्टेबल हो रहा होगा और इस पे हल्का सा माइनस होगा। इसका मतलब ये प्लस कहाँ ऐड होना चाहेगा, जहां पर माइनस होगा और उसकी वजह से यहाँ पर RH CH पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3 बन जाएगा। यही बनना था, CH3 बन गया यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब कार्बोकेटायन बन गया तो क्या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल बच्चों, कार्बोकेटायन बनते ही ये बात बोलने की नहीं होनी चाहिए, आपको याद रखनी है हर एक केस जहां पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है वहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट कराना है इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और ज्यादा स्टेबल कार्बन बन रहा है, मैंने यही बोला था कार्बोकेटायन में भी कि ये स्टेप वाइज होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, स्टेप वाइज। तो अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तभी आप उस स्टेप की तरफ जाओगे, वरना नहीं जाओगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टेबल तो यही होगा, यहाँ पर भी इसका कुछ प्लस इफेक्ट लगेगा, यहाँ से भी कुछ प्लस इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे और प्लस I भी दोनों का लगे रहा होगा। तो इसका मतलब प्लस वहां पर ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से तो इसको नहीं हटाएंगे, ये स्टेबल कार्बोकेटायन ही है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली जो अपना X माइनस था उसको अटैच कर देंगे जहां पर कार्बोकेटायन बना हुआ है और उससे ये बन जाएगा इस तरीके का आपका कंपाउंड जो कि प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तो समझ में आया कैसे फॉर्म हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट वाला अपना कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म हुआ बच्चों, ये समझ में आ गया। क्योंकि सबसे पहले H का एडिशन होगा और कार्बोकेटायन बनेगा और उस कार्बोकेटायन से क्या होगा, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, वरना फिर वो डायरेक्टली X अटैच हो जाएगा। तो अब समझ में आ गई, दोनों प्रोसेस समझ में आ गई, दोनों का मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, अपन ने पूरे प्रोसेस को समझ लिया है। सबसे पहली चीज याद रखना, कार्बोकेटायन यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर लिख भी देती हूं मैं, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है।
ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो मान लो मैंने यहाँ पर आपको इस तरह का एक कंपाउंड दे दिया और इसके अंदर मैंने आपको HCl ऐड करने के लिए बोल दिया। ठीक है, HCl दिया है, नॉर्मल ऐड करना है। आपको पता है जब आपको ऐड करना है तो आप पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे इस H को ऐड करके। ठीक है, एल्कीन तो बनाई नहीं, एल्कीन बना ली। ठीक है, आप क्या करोगे, इस H को ऐड करके क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे। तो H कहाँ ऐड होगा बच्चों, यहाँ पर इसका प्लस R ग्रुप लग रहा होगा और प्लस I इफेक्ट लगा रहा होगा। इसका मतलब कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे बनेगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब क्या कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल पोजीशन रीअरेंजमेंट कर सकता है? तो इधर देखोगे तो अगर यहाँ पर जाएगा रीअरेंजमेंट करके तो भी यहाँ पर उसको कुछ सही नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल वो यहाँ पर है, यहाँ से और यहाँ से क्या होंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन को स्टेबल कर रहे होंगे। इधर जाएगा तब तो सिमिलर ही केस हो गया, मतलब कि यहाँ पर ही रहना चाहिए। अब क्या करना है, सिर्फ Cl को अटैच कराना है और Cl को अटैच कराओगे बच्चों, जब आप Cl को अटैच कराओगे तो इससे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये Cl अटैच हो जाएगा। सिर्फ ये याद रखना है जब भी HX का एडिशन कराना है पहले कार्बोकेटाइन बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी से पता चल जाएगा कि कार्बोकेटाइन का जो यहाँ पर क्लोरीन है, क्योंकि माइनस है तो कहाँ अटैच होगा, जहां पर ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ये क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए अपन ने इसका रीअरेंजमेंट नहीं कराया। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इफेक्ट होता है ये मैं खराश नहीं कर रही हूँ, खराश इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? इसको बोलते हैं बच्चों खराश इफेक्ट। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे अपन यहाँ पर HCl का या किसी भी Cl का जब अपन करवा रहे थे एडिशन, तो नॉर्मल सा क्या हो रहा था कि जो आपका Cl है या फिर जो भी रिएजेंट है वो कौन सी जगह पे जा रहा था, जहां पर लेस हाइड्रोजन थे। देखो मान लो ये वाले, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका CH और यहाँ पर होगा CH2। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर जहां पर लेस हाइड्रोजन थे उस केस में यहाँ पर Cl जा रहा था और इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। मगर कभी भी उससे आंसर मत करना, उससे आंसर गलत होते हैं। इसीलिए मैंने बताया था हमेशा क्या करना, पहले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करना, रीअरेंजमेंट करवाना, उसी से आंसर आएगा। मगर यहाँ पर जो रूल लगता है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसी का उल्टा है। मतलब यहाँ पर जो रिएजेंट है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट will attach to carbon having more number of hydrogen। मतलब उसका उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच कर रहा है। इसका मतलब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, CH3 CH2 ले लिया। ठीक है, एल्कीन ले ली। अब एल्कीन में क्या करा मैंने, यहाँ पर HBr को ऐड करवाया और यहाँ पर परऑक्साइड लगा दिया। क्या बोला है मैंने, क्या होगा यहाँ पर जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज Br, वो क्या करेगा, Br माइनस कहाँ ऐड होगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर ऐड होगा। कहां पर ऐड होगा बच्चों? यहाँ पर। और क्या बना लेगा ये, CH3 CH2 और यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा। उस केस में क्या हो रहा था, जो आपका Br था, अगर मान लो मैं इसमें सिर्फ सिंपल HBr डालूं तो क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आपका Br अटैच हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। Br कहाँ कहाँ अटैच है, सिर्फ इस पेरोक्साइड की वजह से। इसलिए इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, या फिर इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो रहा होता है। ये वाला जो रूल है आपका व्हाइट वाला, ये जो रूल है ये मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि यहाँ पर जो आप देखोगे बच्चों,
जब यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो किस पे जा रहा है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ब्रोमीन किस पे जा रहा है, जहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाँ, इसमें मत देख लेना कि CH3 के ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बात अगर अटैकिंग दोनों जो आपका रिएजेंट है जहां पर अटैच होगा वो क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड पे अटैच कराना, ये नहीं CH3 में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ अटैच कर आओ। यहीं पर पाई बॉन्ड की बात हो रही तो पाई बॉन्ड में ही अटैच कराना है। इसमें जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसमें तो खराश इफेक्ट लगेगा, और जब कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात होगी तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। ठीक है, ये याद रखना है। आपको समझ में आ गया कि पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी मैकेनिज्म, कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। मैकेनिज्म किसकी है बच्चों, ये पेरोक्साइड इफेक्ट की। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म में पेरोक्साइड आ रहा है मतलब आपको एक पेरोक्साइड लेना पड़ेगा। मान लो मैंने फिनाइल का एक पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है। पेरोक्साइड में हमेशा आपको ऐसे 2 ऑक्सीजन मिलेंगे बीच में। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, पेरोक्साइड में क्या होता है, यहाँ पर डबल O लग जाता है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OPH। ठीक है, इसका क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इसमें होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस होकर यहाँ पर रेडिकल्स और रेडिकल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से अपन को 2PHC डबल बॉन्ड O मिल जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी जब मैंने आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाया था कि रेडिकल क्या करता है ना, रेडिकल जैसे ही बनता है वो दूसरों को भी रेडिकल बनाता रहता है। एक रेडिकल प्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारे रेडिकल बनते जाएंगे। एक रेडिकल प्रोड्यूस हो गया, क्या करेगा, बहुत सारे रेडिकल्स बनाता रहेगा। मतलब जैसे ही ये आपका रेडिकल जो है, जैसे ही ये रेडिकल आपका HBr के पास जाएगा, क्या करेगा, उसमें भी रेडिकल बना देगा, और रेडिकल बना के यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा H रेडिकल, Br रेडिकल। H रेडिकल इससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा PHCOOH। यही फॉर्म होगा PHCOOH। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और आपका Br रेडिकल निकल जाएगा। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, एल्कीन के पास जाएगा। एल्कीन तो है ही सही अपने पास, तो ये एल्कीन के पास जाएगा, और एल्कीन के पास जाकर ये जो आपका Br रेडिकल है यहाँ पर भी क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा, सॉरी फ्री रेडिकल बना देगा। फ्री रेडिकल के लिए होमोलिसिस कराएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इस Br फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा RCH रेडिकल। इसका रेडिकल तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर CH2Br बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल बना है अपन को, ये रेडिकल में क्या होगा, यहाँ पर H रेडिकल आ जाएगा। H रेडिकल कहाँ से आएगा, ये जो PHCOH है इसी से H रेडिकल आएगा, क्योंकि रेडिकल से तो रेडिकल बनाना बहुत इजी है। यहाँ से फिर क्लीव होके H रेडिकल और O रेडिकल बना लेगा, और ये H रेडिकल इसके पास आकर जो अपना कंपाउंड बन रहा है बच्चों RCH2CH2Br ये बना लेगा। बस ये याद रखना है, ये जो H आया है ना यहाँ पर, ये जो जिस H की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये H कहाँ से आया है ये याद रखना है, ये आपका पेरोक्साइड, सॉरी इससे आया है PHCOOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड के H से आया है, और यहाँ पर तो CH2Br लग गया। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है बच्चों। तो ये बच्चों अपन को समझ में आ गया खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इफेक्ट होता है ना, देखो यहाँ पर मैंने केस क्या लिया है, हमेशा HBr का केस लिया है। मतलब ये इफेक्ट सिर्फ किस पे लगता है, यहाँ पर लिख दो, only applicable in HBr। मतलब HBr के केस में ही लगेगा ये। HCl ले लोगे, HI ले लोगे, उन केसेस में अगर पेरोक्साइड भी ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खराश इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ HBr के लिए होता है, यहाँ पर सिर्फ HBr के केस में ही ये एप्लीकेबल होगा, HCl और HI के लिए कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर ले, क्या क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे इफेक्ट लगा लेते हैं उस पे एक बार में। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने ले लिया CH3 CH2, ठीक है, ये कंपाउंड ले लिया आपने। इस कंपाउंड में मैं आपको 4 डिफरेंट चीजें दे देती हूँ। मान लो एक बार मैंने दे दिया HCl, एक बार मैंने बना दिया HCl पे पेरोक्साइड, एक बार मैंने दे दिया आपको Br HBr, और एक बार क्या दे दिया उस HBr के साथ में पेरोक्साइड।
क्या करना है, सिंपली क्या करना है बच्चों, सिर्फ आपको यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैच करना है। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कर लेना, मगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही कहाँ लगेगा, HBr में, पेरोक्साइड में, बाकी सारी जगह कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी से ही आंसर देना है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल आपका कुछ कुछ केसेस में क्या करता है, नहीं लग पाता है। तो मान लो जैसे यहाँ की बात करें तो पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनाएंगे सबसे पहले, कार्बोकेटायन तो यही बनेगा और तो कहीं नहीं बन सकता। अब क्या करना है, HCl के केस में Cl को अटैच करना है, Cl लग गया। HCl पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है, मतलब इसमें क्या बनेगा, सेम ही बन जाएगा। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, HBr का भी सेम ही केस होता है, जब पेरोक्साइड नहीं लगाओ तो HCl की जगह सिर्फ Br लगा दो, तो यहाँ पर Br लगा दिया। अब आ गया आपका पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। ये क्या करता है, ये यहाँ पर क्या करता है, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पर अटैच होता है, मतलब जो आपका Br है वो यहाँ पर इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया, जो भी अपन ने पढ़ा है वो एक ही क्वेश्चन में अपन ने समराइज कर दिया कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर कार्बोकेटायन बना है और HCl वाले केस में तो पेरोक्साइड भी लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आंसर दोनों सेम आ गए। मगर जब HBr की बात करी तो क्या हुआ, पेरोक्साइड इफेक्ट में जब ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे वहां पर Br लग गया। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है इसी रिएक्शन का। देखोगे यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या कर रखा है, HI को सबसे आगे लिख रखा है, HBr, HCl और HF। ठीक है, फिर क्या कर रखा है, एडिशन ऑफ एल्कीन जो है प्रोसीड विया फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो ये मैंने बताया था कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, ये मैंने बताया था। और खराश इफेक्ट कब लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरफ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन एडिशन ऑफ हाइपोहेलेस एसिड पे। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलेस एसिड का मतलब है आप एक तरफ तो OH लगाओगे और एक तरफ X को अटैच करोगे, इनको ऐड करना। देखिए OH को और X को, वहां पर क्या कर रहे थे, H और X को ऐड कर रहे थे, यहाँ पर OH और X को करेंगे। और यहाँ पर एडिशन क्या होगा, एंटी एडिशन। यहाँ पर देखो इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले तो क्या करा, Cl2 लिया और Cl2 को एक क्लोरीन पर अटैच कर दिया और यहाँ से हेलोनियम आयन बना दिया, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक केस में। हेलोनियम आयन के अंदर अगर अपन ने H2 डाल दिया, वहां पर जो अपन ने मान लो जो हेलोनियम आयन बनाया था इसके अंदर क्या करा, यहाँ पर H2O डाल दिया, तो क्या होगा, H2O के अंदर क्या होता है बच्चों, OH माइनस आयन, ये अटैक करेगा और नॉर्मल सी बात है ये अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से करेगा, जिसकी वजह से जो एडिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी एडिशन। यही लिख रखा है यहाँ पर, एडिशन क्या होगा, एंटी। एंटी क्यों हो रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पर हेलोनियम आयन बन रहा है जिसकी वजह से एंटी एडिशन हुआ है। CH2 था, इसके अंदर क्या करा है, क्लोरीन को अटैच कराया है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर है जो आपका हाइपोहेलेस एसिड होता है वो इस तरीके से ही अटैच होता है, सेम मैकेनिज्म में जो अपन बाकी में भी पढ़ के आए थे। अब आता है यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर, वहां पर पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पढ़ा था ना। अब क्या करना है, वाटर का एडिशन मतलब H+ एंड OH माइनस आयन, इनको ऐड करना है। और वहां पर क्या करा था, H+ और OH माइनस को ही हटाया था, जिसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोला था। उसी का उल्टा क्या है, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, H2O को ऐड करेंगे और H2O को ऐड करके क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो OH है, देखो क्या हो रहा है, OH कहाँ जा रहा है, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर H कहाँ जा रहा है, जहां पर यहाँ पर एक H जो अटैच है वो इस H2O का ही, और कहां पर गया है, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब इस केस में भी क्या हुआ होगा, कार्बोकेटायन बना होगा। तो आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या हो रहा था, आपने CH2 लिया, वही सेम चीज जो अपन हर जगह ले रहे हैं, और साथ ही में H2O लिया। ठीक है, अब H2O का एडिशन कराना है आपको, तो ये सबसे पहले तो H+ देगा, और वो H+ कहाँ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, वहां पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर तो प्लस होता है, तो यहाँ पर ये प्लस आने से ये क्या करता है, प्लस ही यहाँ पर बनता है, ताकि प्लस इसको स्टेबलाइज कर दे प्लस आई इफेक्ट से आर के, और यहाँ पर माइनस बनता है, तो ये H+ किसके पास जाएगा,
माइनस के पास, और यहां से क्या बना लेगा RCH पॉजिटिव और CH2, मतलब एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। और कार्बोकेटायन बनते ही क्या होगा, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट करवाना है बच्चों। कार्बोकेटायन बनते ही बताने की जरूरत भी नहीं बननी चाहिए कि क्या होना चाहिए, रीअरेंजमेंट होना चाहिए। अगर कोई ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो वो वहां पर कूद के अपने आप ही चल जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट ही करना है और OH माइनस आयन को ऐड कर देना है। यहाँ पर तो इसका जो केस है उसमें यहाँ से प्लस I और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है, इसलिए ये वाला ही स्टेबल केस है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली OH यहाँ अटैच हो जाएगा और इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। मतलब सिमिलर केस हो रहा है, ये तो HX वाला ही, बस यहाँ पर याद रखना है सिमिलर केस है, OH को ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो डिफरेंट हो रहा है वो क्या है, OH ऐड हो रहा है, तो ये याद रखना है। बाकी का आपका जो पूरा केस है वो सिमिलर ही हो रहा है, ये रिएक्शन है। और ये पूरा क्या है बच्चों, इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पर भी एक चीज समझ में आ गई कि क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। और जहां पर भी कार्बोकेटायन बन गया ना, फिर ये याद रखना कि वहां पर कार्बोकेटायन बन गया है तो स्टेबिलिटी भी किस पर डिपेंड करेगी, कार्बोकेटायन पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये पढ़ लिया अपन ने इसका केस। तो बच्चों अब बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। इसमें क्या है, जो बोरोन है वो रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ में एंड गिविंग ट्राई एल्काइल बोरोन। मतलब बोरोन के क्या होते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं एल्केन से और यहाँ पर Br3 टाइप का कुछ आपका ट्राई एल्काइन बोरोन बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये एल्कीन ली और लास्ट में क्या बन गया यहाँ पर बोरोन, और इस एल्केन के यहाँ पर 3 यहाँ पर मॉलिक्यूल, मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो गए। तो आइए अगर अपन इसको समझें, इसका मैकेनिज्म तो हायर क्लासेस में देखेंगे। तो अगर मैं HBO की बात करूं, शॉर्ट में बोल रही हूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को, अगर इसके यहाँ पर एक चीज समझे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH CH2, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला BH3 THF, या फिर यहाँ पर आपको ये भी दिया जा सकता है B2H6 THF, ठीक है। और अब इससे क्या बनाना था आपको, ट्राई एल्काइन बोरोन बनाना है। ट्राई एल्काइल बोरोन बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, ये CH3 CH, यहाँ पर CH2 है, इसके 3 मॉलिक्यूल है और यहाँ से आपका बोरोन अटैच है। दिख रहा है बोरोन कहाँ पर अटैच है, इस पे, और इसके 3 मॉलिक्यूल है, ट्राई एल्काइल बोरोन बन गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राई एल्काइल बोरोन। अब इस ट्राई एल्काइल बोरोन के अंदर आप क्या क्या चीजें ऐड करते हो, उससे डिफरेंट डिफरेंट आपका कंपाउंड बन सकता है, ये रिप्लेस हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड आपके बन जाएंगे। मान लो आपने H2O2 और OH माइनस आयन लिया है तो क्या होगा, OH ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OH ऐड होके CH3 CH, और यहाँ पर क्या होगा, CH2OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ पर ले लिया H2 और निकल कोई कैटलिस्ट ले लिया है तो उससे क्या बनेगा, उससे आपका सिंपल एल्केन बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। और मान लो अगर आपने यहाँ पर ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन क्या होगा, आप क्लोरीन अटैच हो जाएगा डायरेक्ट, क्लोरीन लेते ही डिफरेंट कलर से ही लेते हैं क्लोरीन को भी, क्लोरीन लेते ही क्या होगा बच्चों, क्लोरीन अटैच हो जाएगा यहाँ पर और बन जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर क्या हो गया आपका क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। जहां पर आपका बोरोन था वो रिप्लेस होकर जो जो आपने डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट लिया है वो अटैच हो जाएगा। मान लो आपने इसके अंदर डाल दिया, एक और बात कर लेते हैं, आपने डाल दिया AgNO3, AgNO3 क्या करेगा, सिमिलर कंपाउंड बना देगा, CH3 CH CH2 था, यहां पर क्या आएगा दोबारा CH CH2 CH3, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया क्या बन रहा है, सिमिलर कंपाउंड बन जाएगा अगर आपने AgNO3 डाल दिया तो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट डालने पे ट्राई एल्काइल बोरोन में आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है यहाँ पर कि इससे कितने सारे आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ट्राई एल्काइल बोरोन जिसको अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, उससे कितने कितने सारे आपको डिफरेंट कंपाउंड मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कैटलिस्ट को चेंज करना है और आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएंगे। यहाँ पर जो एक चीज अपन ने समझी है वो क्या है बच्चों, जो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, अगर अपन एडिशन की बात करें तो एडिशन यहाँ पर कैसा हो रहा है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ,
एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है? कहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसके ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बच्चों? यहां पर आपका एडिशन होता है रिएजेंट का ऑन कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इतनी बार बताने के बाद तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अब मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में कि ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ पे अटैच हो रहा है अगर रिएजेंट ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के, तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और अगर मार्कोनिकॉफ रूल कब होगा? जब वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच होगा। यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म, कोई कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट। और एडिशन कैसा हुआ है? दोनों सेम साइड से होगा, तो क्या बोलेंगे उसको? सिन एडिशन। मतलब यहां पर जो ये BH3 का H है वो कहां पर अटैच होगा, और जो बोरोन है वो सेम ही जगह से अटैच हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? सिन एडिशन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका शॉर्ट नेम भी होता है, जिससे उसका HBO है, इसका होता है OMDM। क्या बोलते हैं इसको? OMDM। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर मर्करी का एसिटेट लेते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट इन वाटर, वाटर लेते हैं, ट्रीटेड विद एल्कीन एंड द एडिशन प्रोडक्ट क्या करता है? एडिशन प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। मतलब पहले तो यहाँ पर आप Hg के साथ एसिटेट लोगे और साथ ही में उसमें आप एक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड भी डालते हो, जो फाइनली आपको क्या देता है? अल्कोहल देता है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है बच्चों? H+ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? H+। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? यहाँ पर तो वाटर का OH आके जुड़ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? इस वाले कार्बन पे HgOAC होता है। अब जैसे ही आप NaBH4 डालते हो ना, तो ये HgOAC क्या करता है? हट के यहाँ पर H अटैच कर लेता है। तो इसका मैकेनिज्म हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अगेन, पर यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो देखो कहाँ हो रहा है? OH कहाँ अटैच है? जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ लग रहा है। याद रखना बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लग रहा था? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। OMDM में क्या लग रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर भी कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, नो कार्बोकेटायन, तो नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। और अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इस केस में देख रहे हो तो कैसा एडिशन हो रहा है? एंटी एडिशन। क्या हो रहा है? एंटी एडिशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो जो अभी अपन ने पढ़ा है सब समराइज करके ये क्वेश्चन है। एक बार आपको क्या दे रखा है? एल्कीन के अंदर H+H2O, मतलब क्या करना है? यहाँ पर हाइड्रेशन करना है एल्कीन का। इस केस में क्या करना है? हाइड्रेशन करना है। ठीक है, फिर BH3 मतलब ये आपको HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला केस दे दिया। HCl में तो अपन को पता है HX को ऐड कर रहा है सिंपली। ठीक है, HgOAC दे दिया, मतलब समझ जाओगे जब भी मरकरी का एसिटेट दे दे क्या लग रहा है? OMDM। और BH3 के साथ में वहां पर आपको वो H2O दे दे तो क्या लग जाएगा? या THF दे दे तो क्या लग जाएगा वहां पर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये तो आपका खराश इफेक्ट है। HBr के साथ क्या दे दिया? परोक्साइड। तो कैसा इफेक्ट हो गया? खराश इफेक्ट। तो सारा का सारा समराइज हो जाएगा। अगर आंसर देखें बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है यहाँ पर जो प्लस बनेगा वो यहाँ बना होगा, माइनस बनेगा वो यहाँ बना होगा। और प्लस बनने के बाद बच्चों क्या हुआ होगा? क्योंकि कार्बन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका रीअरेंजमेंट हुआ होगा, और रीअरेंजमेंट होकर वो इस पोजीशन पे आ गया होगा। मतलब OH कहाँ लगेगा? CH3 CH CH3 और OH इस पोजीशन पे लगा होगा, और साथ ही में यहाँ पर CH2 CH3 बन जाएगा। अब ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ रीअरेंजमेंट। जिस केस में रीअरेंजमेंट होगा वहां पर पीछे समझ में आ जाएगा कि आंसर ये क्यों आया है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में था, मगर आंसर में OH यहाँ क्यों लगा? क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ है कार्बोकेटायन का।
सेकंड केस देखते हैं एचबीओ। एचबीओ के केस में कोई कार्बोकेटायन ही नहीं बन रहा था, तो रीअरेंजमेंट का तो सवाल नहीं उठता। मगर यहाँ पर क्या लग रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसा रूल लगता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब यहाँ पर जो OH है वो कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो अगर इस केस की बात हो रही है CH3 कार्बोकेटायन तो बन ही नहीं रहा, तो इन दोनों कार्बन में से ही जहां पर डबल बॉन्ड है उन्हीं में से किसी पे क्या लगेगा, आपका OH लगेगा। मगर किस पे लगेगा ये डिसाइड करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से किस पे लगता है OH, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इस पे क्या लग जाएगा H। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दे रखा है HCl को ऐड करना है। HCl के केस में भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। मैंने बताया था पूरा मैकेनिज्म, और रीअरेंजमेंट होगा तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, बस OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। यहाँ पर Cl आ जाएगा, और इस केस में भी देखें तो क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब क्या कर रहा है, OMDM करना है। OMDM में क्या बताया था मैंने, कैसा रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है जो यहाँ पर, क्योंकि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो OH आएगा वो कहाँ आएगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब क्या बन जाएगा आपका, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाएगा, इसको यहाँ बना देते हैं बच्चों। CH3 क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर आपका CH था और CH2 था। तो मैंने क्या बोला, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से है, मतलब जो यहाँ पर OH आना चाहिए वो कहाँ जाएगा, जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर H कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो अब आपका लास्ट है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, खराश इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट था, अपन ने देखा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हुआ था, और यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कैसा रूल लगता है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो नहीं होगा, मगर कैसा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब है यहाँ पर भी Br, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर लगेगा, दैट इज CH3 तो आ ही गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड भी बना दिया है, CH2, यहाँ पर क्या लगेगा, CH, और यहाँ पर CH2Br यहाँ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर Br लगेगा, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर Br लास्ट में लग गया। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, अपन ने सारा का सारा समराइज कर दिया है कि जब अपन किसी कंपाउंड में H+ लगा रहे हैं, मतलब हाइड्रेशन कर रहे हैं एल्कीन का, तो क्या हो रहा है। ठीक है, और किस किस केस में रीअरेंजमेंट है वो भी मैंने लिख दिया। सिर्फ इस वाले केस में रीअरेंजमेंट होगा, इन दोनों में OMDM HBO में तो कार्बोकेटायन ही नहीं बनता, तो रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं है। खराश इफेक्ट में भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो यही बच्चों इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है, और आप ये 3 से 4 इफेक्ट्स लगा सकता है। तो ऐसे आप घर में अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो उस पर सारे इफेक्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बच्चों अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन्स को अपन को ऑक्सीडाइज कराना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपन ने एल्केन वाले केस में भी पढ़ी थी, और सबसे पहली जो पढ़ी थी वो कंबंशन ही थी, और वहां पर अपन ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। इस फॉर्मूले का थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को क्लीव करोगे और ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड वो आ गया, और CH3 CHO बन गया। आइए इसको समझते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन में ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओजोनोलिसिस में क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, सॉरी एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन में आपने क्या करा है, आपको ओजोनोलिसिस करवाना है, और मान लो आपने यहाँ पर डाल दिया O3 डाल दिया। आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को क्लीव करना है, और क्लीव करके डबल बॉन्ड को नहीं हटाना है, सिर्फ इसी के बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। मतलब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको, C डबल बॉन्ड ओके, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। मगर इसके भी क्या होते हैं, दो केसेस पॉसिबल होते हैं। कौन से दो केसेस पॉसिबल हैं? जब अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, इसके भी क्या होता है बच्चों, दो केसेस पॉसिबल हैं। या तो एक केस होगा जब अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे, और एक केस होगा जब अपन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे। एक तो क्या है, जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है, और एक बार क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। इनमें क्या होंगे, रिएजेंट अलग अलग होंगे। आपको ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएजेंट अलग अलग होंगे तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि किस जगह ऑक्सीडेटिव करवाना है और किस जगह रिडक्टिव करवाना है। जैसे अगर मैं बात करूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, तो इसमें आप यूज करोगे O3, तो यूज करोगे इसी O3 के साथ में ZnCCl4, या फिर मान लो O3Zn प्लस आपको H2O दे सकता है, या फिर यहाँ पर O3Zn की जगह Me2S भी दे सकता है। ठीक है, और इनमें से कुछ Zn मिल जाए, ठीक है, Zn के साथ H2O मिल जाए या Me2S मिल जाए, तो वहां पर आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है। और ऑक्सीडेटिव के केस में क्या करना है बच्चों, यहां पर मिलेगा आपको, या तो यहां पर मिलेगा O3 के साथ में H2O2, ठीक है, H2O, या फिर आपको यहां पर मिलेगा एसिडिफाई KMnO4। कैसा KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 यहां पर आपको मिलेगा, या फिर KMnO4 और हीट भी मिल सकता है, ठीक है, हॉट KMnO4 जिसे बोलते हैं। तो इन सब केस में आपका ऑक्सीडेशन होगा, और KMnO4 तो आते ही, या फिर H2O तो आते ही ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा लेना है। और रिडक्टिव क्लीवेज कब करवाना है, जब आपको Zn या O3 दे रखा हो या फिर Me2S दे रखा हो। तो यहां से बच्चों अब बात करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है, अब अपन को क्या यूज करना है, इस जगह O3 या Zn यूज करना है। और मान लो आपने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस RO करवाना है। अब क्या करोगे, अब यहां से इस बॉन्ड को क्लीव करोगे और क्या करोगे, यहां पर बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, जिससे C डबल बॉन्ड O आपकी दो मॉलिक्यूल बन जाए, ठीक है। अगर मान लो यहां पर आप CH2 ले लो एल्कीन, तो क्या बनेगा, तो रिडक्टिव क्लीवेज जब करवाओगे उसके अंदर, तो CH2 डबल बॉन्ड O प्लस यहां पर भी CH2 डबल बॉन्ड O मिलेगा, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक 5 मेंबर रिंग ली और यहां पर आपने रिडक्टिव क्लीवेज करा है। रिडक्टिव क्लीवेज करवाने का मतलब क्या है, आपको क्या कराना है, इस बॉन्ड को क्लीव कराना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करवाना है। अब इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, एक तरफ तो CH3 C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, एक तरफ CH3 के ये जो 3 CH3 है ये आ जाएंगे, तो CH3 पे मैं 3 लगा दूं और साथ ही मैं CHO लिख देती हूँ, ये आपका ओपन चेन हो जाएगी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो जैसे ये केस की बात करें, तो इधर तो आ गया क्या, C डबल बॉन्ड O और एक एल्कीन, और इस केस में आ गया यहाँ पर CHO। ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो केस होगी जब अपन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने O3Zn H2O को लिया है, तो फिर अपन क्या कराएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब यहां पर क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में क्या करना था, क्या रिएजेंट लेने थे, या तो आप एसिडिफाइड KMnO4 ले लो, ठीक है, या फिर क्या करना है, या फिर आपने मान लो ले लिया O3 के साथ में आपने लेना है H2O2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब मान लो यहाँ पर अपन ले लेते हैं वही C डबल बॉन्ड C ले लिया, और यहाँ पर मान लो आपने R ले लिया, H ले लिया, H ले लिया और H ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, केस बिल्कुल सेम है। इसका मैकेनिज्म अपन कब पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में देखना ऐसे पूरा ऐसे बनेगा, ऐसे का ऐसे आपका O3 होता है और ऐसे आप क्लीवेज कराते हो, यहाँ से ऐसे करके बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी 11th में इतना नहीं है। और फिर अगर यहाँ से आप क्लीव कराओगे, तो बच्चों इसको क्लीव करके क्या करना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ऐड करना है, और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो RH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। मगर यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ तक रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन यूज करते हैं
ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट KMnO4 या फिर H2O2, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इस नेसेंट ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ये जो होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में। मतलब क्या होता है, ये वाला जो H देख रहे हो ना, ये जो O देख रहे हो, ये इस H के पास आके लग जाएगा और RCOH बन जाएगा। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका CO2 और H2O निकल जाता है। बनता तो H2CO3 है, मगर वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल की वजह से निकल के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब क्या करना है, सेम वही ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना है और ऑक्सीजन को यहाँ पर अटैच कर देना है। यही कर रहे हैं हर केस में। तो इससे जो केस मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O और एक मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड O। तो CH2 डबल बॉन्ड O तो अभी आपने देखा क्या हो रहा है उसके साथ, बेचारे में से CO2 निकल रहा है और H2O निकल रहा है, कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। और यहाँ पर तो क्या बात है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर जो दूसरा वाला है जिसके पास दोनों हाइड्रोजन है, क्या करता है बेचारा, CO2 और H2O निकालकर भाग जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने दो केस पढ़ लिए, जब अपन ने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज को पढ़ लिया और यहाँ पर अपन ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को पढ़ लिया। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस यहीं तक होता है बच्चों, इस तरीके से होता है। दो ही केस पॉसिबल होते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव। मैकेनिज्म को कब समझेंगे, हायर क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, अब बच्चों ओजोनोलिसिस की तो अपन ने बात कर ही ली है। अब अपने पास नेक्स्ट यहाँ पर आता है हाइड्रोक्सिलेशन। क्या लिख रखा है बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर डाइऑल बनाने हैं। मतलब मान लो आपका एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन के अंदर यहाँ पर आपको डालना है KMnO4 और ये KMnO4 कैसा है, एल्केलाइन। कैसा KMnO4 है, एल्केलाइन KMnO4। और एल्केलाइन KMnO4 क्या करता है, यहाँ पर ये जो इसका क्लीव करता है बॉन्ड को और क्लीव करके OH को अटैच करता है और सेम साइड से सिन एडिशन होता है और OH और OH अटैच हो जाते हैं और इससे बन जाता है डाइऑल। क्या बोलते हैं इसे, डाइऑल। डाइऑल बन जाता है बच्चों। और यहाँ पर जो एडिशन हुआ है, कैसा एडिशन है वो, सिन एडिशन। जो ऑक्सीजन है दोनों सेम साइड है, इसीलिए बोल रही हूँ क्या एडिशन है, सिन एडिशन। तो याद रखना, जब भी हाइड्रोक्सिलेशन होगा मतलब कि आपको एल्कीन के अंदर दो OH कुछ अटैच करना है तो हमेशा सेम साइड से अटैच होंगे। और जो रिएजेंट यूज होगा उसको बोलते हैं एल्केलाइन KMnO4, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार आपका नीट में। बेयर रिएजेंट सिर्फ सिंपली पूछ रहा है बेयर रिएजेंट क्या है, और बेयर रिएजेंट क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है क्या होता है, आपका एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है कोल्ड KMnO4 का। एल्केलाइन KMnO4 याद रखना है, एल्केलाइन यूनिसिफ KMnO4 याद रख लो, क्योंकि ऑप्शन जो थे वहां पर उसमें एल्केलाइन और एसिडिफाइड था। तो एल्केलाइन KMnO4 होता है आपका, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 होता है बेयर रिएजेंट में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पर अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। ये क्या करता है, ये होता है पर्पल कलर का और क्या करता है बच्चों, डीकलराइज हो जाता है जैसे ही कंपाउंड बनता है। मतलब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपने KMnO4 डाला तो ये KMnO4 का जो कलर है ये क्या होता है, पर्पल कलर। और ये पर्पल कलर क्या होता है, यहाँ पर डीकलराइज हो जाता है। इस केस में क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज लिख रही, डीकलराइज हो जाता है पिंक कलर में और MnO2 बन जाता है और इस MnO2 की ब्राउन PPT बन जाती है। मतलब कि जो आपका कलर था उसमें चेंज आ गया और कलर चेंज आते ही आप क्या करते हो, उसको टेस्ट की तरह यूज करने लग जाते हैं और यहाँ पर टेस्ट हो जाता है आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का दो टेस्ट पढ़ लिए अपन ने, कौन कौन से पढ़े हैं, चलो आइए डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में अपन ने दो टेस्ट पढ़े हैं। एक तो था आपका कौन सा बच्चों, ब्रोमीन वाटर का, ठीक है, और एक अभी अपन ने पढ़ा है ब्रोमीन वाटर का जिसमें ब्रोमीन डाल रहे थे तो ब्रोमीन का जो रेडिश कलर है वो डीकलराइज हो रहा था। क्या हो रहा था, डीकलराइज हो रहा था। और यहाँ पर अपन ने एक और टेस्ट पढ़ा है अनसैचुरेशन में जो कि है बेयर रिएजेंट से होगा। और बेयर रिएजेंट क्या होता है, बेयर रिएजेंट होता है एल्केलाइन। याद रखना एल्केलाइन है, एल्केलाइन KMnO4। और इस केस में क्या होता है,
सेम ही होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड के केस में ये क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ से आप अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स बता सकते हो। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिस्टिंग्विश, अगर अपन प्रिसाइजली बोले, टेस्ट की बात करते हैं तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में, अगर आप बेयर रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर का यूज करो। तो हाइड्रोक्सिलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेयर रिएजेंट यूज करा था। बेयर रिएजेंट तो आपका नीट में आ चुका है ना, तो याद भी रखना है क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है बच्चों, समझ में आ गया कि यहाँ पर जो एडिशन होगा OH OH का, वो सिन एडिशन होगा, सेम साइड होगा। ठीक है, बहुत सारे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो आपने क्या करा, कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड लिया, एल्कीन ले ली, क्या करूंगी, एल्किलाइन KMnO4 डाला, या फिर सिंपली लिख दूं क्या, BR रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ये भी लिख सकती हूँ। जैसे ही डालोगे क्या करोगे, क्लीव कर दोगे, OH OH को सेम साइड पे बनाना है। यही करना था, यही कर दिया। बस ये याद रखना है कि OH OH जो है वो आपका सेम साइड आना चाहिए। क्या याद रखना है कि जो आपका OH है वो सेम साइड पे आए। क्लीव कर दिया, OH यहाँ, OH यहाँ, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। मान लो कुछ और कंपाउंड ले लो जिसमें एल्कीन बना लो, कोई सा भी ले लो, यहाँ पर एल्कीन बना लिया, क्या डाल दिया इसमें, एल्किलाइन KMnO4 डाल दिया। क्या करोगे, क्लीव करोगे और क्या करोगे, OH को सेम साइड पे अटैच कर दोगे। यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, इससे मिल जाएगा आपको OH OH। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। एल्कीन को क्लीव करना है और OH OH को सेम साइड पे लगाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि सिन एडिशन होता है। दूसरा बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन में आता है आपका OSO4। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपन इसको ऑक्सीडेशन रिएजेंट में पढ़ेंगे, जब अल्कोहल पढ़ेंगे 12 चैप्टर में, तो वहां पर आप देखोगे सही, इसमें भी क्या हो रहा है, बस ये याद रखना, सिन एडिशन हो रहा है। ये जो आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हो, ये क्या करता है, OSO4 ये क्या करता है, यहाँ पर इस तरीके से अटैच होता है। देखो मान लो यहाँ पर ये आपका एल्कीन है, ठीक है, ये जो OSO4 होता है ना, ये ऐसे होता है, तो इसके ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो इससे अटैच होते हैं, और इससे अटैच, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी सिन एडिशन होगा, इससे अटैच है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन करके यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है CHOH, और यहाँ पर भी CHOH और R। यहाँ पर भी एडिशन देखो कैसा हो गया, सिन एडिशन। दोनों ही केस में याद रखना है सिन एडिशन ही हो रहा है। एक तो बेयर रिएजेंट हाइड्रोक्सिलेशन वाला है, और एक क्या है आपका ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 की बात करी गई है। अब यहाँ पर आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, अपने टाइप में पढ़ा था, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अपन को पढ़नी थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है बच्चों, जो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन होता है ना, उसको एलाइलिक बोलते हैं, इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड के पास वाला होता है। ठीक है, इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो, व्हेन एल्कीन आर ट्रीटेड विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की लो कंसंट्रेशन लेनी है, या फिर ब्रोमीन की हाई टेम्परेचर पे, या फिर आपने एक दूसरा ही रिएजेंट ले लिया NBS, बहुत सारी जगह मिलेगा आपको लिखा हुआ NBS और H-, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है, वन ऑफ देयर एलाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कार्बन था, ये कार्बन कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। इस एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा उस Cl से। जैसे आप इसके अंदर Cl2 डालोगे, यहाँ पर क्या हुआ, Cl आ गया। तो इसके भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हो। सिर्फ एल्कीन लेनी है, एल्कीन के पास में एक एलाइलिक कार्बन लेना है, उससे आप क्या कर सकते हो, वहां पर उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl को अटैच करना है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन के बाद अपनी जो एक रिएक्शन है वो जो बचती है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन मैंने बताया, ये पॉलीमर तो वैसे आपका हट चुका है, पर पॉलीमराइजेशन तो याद ही रखना है। पॉलीमर्स बनते हैं आपके, जैसे कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, पॉलीथीन हो गया, बेकेलाइट हो गया जो अपन इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस वगैरह में यूज करते हैं, PVC हो गया आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब क्या है, पॉलीमर से ही बनते हैं। तो हालांकि इसकी पूरी केमिस्ट्री जो 12th में थी भी सही, पर अभी नहीं है आपके इस वाले नीट 2025 में। तो इसमें क्या होता है, इथीन लेते हो आप, है ना, इथीन को क्या होता है, से पॉलीमर बनता है पॉलीथीन, ऐसे CH2 और इसकी n नंबर ऑफ चेन बन जाती है, और इसी को बोल देते हैं पॉलीथीन। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड में क्या होता है, पॉलीमर्स ऐसे बनते हैं। मान लो आपने यहाँ पर ले लिया CH3 CH CH2,
इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन से क्या बन जाएगा यहाँ पर, पॉलीप्रोपीन, यहाँ पर CH2 CH, यही है CH2, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक Me लगा हुआ है, और यहाँ पर N नंबर लग जाएगा, और इसको बोल देंगे पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीप्रोपीन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीमर्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक पूरा सब कुछ पूरा एल्कीन को समराइज करने के लिए क्वेश्चन कराऊंगी लास्ट, फिर अपना बस खत्म हो चुका है सेक्शन पूरा ये एल्कीन वाला। अब क्या करना है, यहाँ पर एल्कीन के यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, और देखना इसमें सब कुछ समराइज कर दूंगी मैं, सब कुछ जो जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था तो अपन ने HCl डाल दिया, ठीक है, फिर एक में HCl पेरोक्साइड डाल दिया, ठीक है, और एक जगह मैंने HBr डाल दिया, फिर यहाँ पर HBr पेरोक्साइड डाल दिया, ठीक है। एक में जो अपन ने ब्रोमीन वाटर वाला पढ़ा था, मान लो मैंने ब्रोमीन वाटर दे दिया और साथ में CCl4 दे दिया, तब क्या करना है, दोनों हैलोजन ऐड करके डाइहैलाइड बनाने थे, और मान लो इसी में मैंने आपको ओजोनोलिसिस दे दिया, और ओजोनोलिसिस भी रिडक्टिव वाला O3Zn H2O वाला दे दिया, ठीक है, और एक जो आपका बच रहा है वो है एल्किलाइन KMnO4 बेयर रिएजेंट दे दिया। सबको सम अप कर दिया, जो जो रिएक्शन पड़ी है सारी की सारी सम अप हो चुकी है। अब बस क्या करना है, इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो भाई पॉज करके प्रोडक्ट बना लेना, फिर ही आंसर चेक करना, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, मान लो HCl की बात करूं तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन तो यहाँ पर इस पोजीशन पे ही स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, HCl Cl यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें, अच्छा एक केस रह गया आपका हाइड्रेशन वाला, H2O, या फिर आप यहाँ पर H2SO4 ले सकते हो कंसंट्रेटेड, तो ये हाइड्रेशन वाला केस भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर Cl लगा दिया, पेरोक्साइड तो सेम रहता है, मतलब सेम ही आंसर आएगा। पेरोक्साइड के केस में तो क्या होता है, अगर HCl लिया है तो सेम ही देता है, तो सेम ही आंसर आ जाएगा। HBr वाले केस में क्या होगा, सेम आंसर आएगा, बस Cl की जगह Br लग जाएगा, ठीक है। HBr पेरोक्साइड, अब आंसर बदलेगा, अब क्या होगा, पेरोक्साइड खराश इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से जो Br है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली साइड पर जाके अटैच होता है, जो कि यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर अपन को इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं बच्चों, ताकि ऊपर अपना यहाँ पर एल्किलाइन KMnO4 वाला भी बन जाए। एल्किलाइन KMnO4 डालने पे क्या हो रहा था, एल्कीन टूटकर क्या हो रहा था, OH में यहाँ पर ऐड हो रहा था, मतलब यहाँ पर इस एल्कीन में OH और OH सेम साइड पे अटैच हो जाएगा, ये बन गया आपका डाइओल। अब क्या करना है, चलो ओजोनोलिसिस कर देते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या हो रहा था, इसको क्लीव करके ऑक्सीजन को ऐड करना था, मतलब डबल बॉन्ड O बन जाएगा और एक CH2 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा दी तो क्या होता, ये अगेन चेंज हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में, पर मैंने कैसा करवाया, रिडक्टिव क्लीवेज, ठीक है। याद रखना Br2CCl4 में क्या करना है बच्चों, Br को अटैच करना है, तो एक Br तो यहाँ आ जाएगा और एक Br आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये से Br दो अटैच हो जाएंगे। फिर अगर बात करें H2O की, तो H2O के केस में तो OH आएगा, और OH भी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से होके मिलेगा, तो रीअरेंजमेंट से क्या होगा, फिर ये रीअरेंज हो जाएगा आपका कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट होगा, मगर इस केस में पॉसिबल नहीं है, पर रीअरेंजमेंट से मिलेगा, जो अपन को हाइड्रेशन वाला मिलता है, ये भी आपको रीअरेंजमेंट से मिलेगा। तो याद रखना है किस किस केस में रीअरेंजमेंट हो रहा है, और वहां पर वैसे हालांकि मैंने यहाँ पर तो 2 कार्बन की ही बात करी थी, 2 कार्बन वाला एल्कीन लिया था, मगर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो इन वाले केसेस में रीअरेंजमेंट जरूर करवाना। और यहीं पर बच्चों जो आपका एल्कीन था वो पूरा खत्म हो चुका है, एल्कीन पढ़ चुके हैं, अब जो अपना लास्ट बच रहा है वो अल्काइन पढ़ना है, और साथ ही में बेंजीन की भी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो यहीं पर बच्चों लेक्चर अपना खत्म होता है। थैंक यू सो मच।